हेलो छात्रों, नमस्कार। आज लगातार 2-3 दिन की एब्सेंटी के बाद मैं आपके सामने फिर मौजूद हूँ। एब्सेंटी का कारण केवल यही रहा कि आपकी उदासीनता। आपको हम वीडियो भेजते हैं, पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं और सभी लोग मन से पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपका रेस्पॉन्स मिलता है हम लोगों को, हम देखते हैं। आप कभी पता चलता है कि आज जो हमने वीडियो डाला है इसको आप अगले दिन देखते हैं, कुछ लड़के और अगले दिन देखते हैं, कुछ 2-4 दिन बाद देखते हैं। तो इससे पढ़ाई का जो आपका तारतम्य है वो कैसे सही से बन पाएगा? सही से तारतम्य नहीं बन पाता। और जो पिछला पढ़ाया है उसको आप पेंडिंग में डाले रहते हैं, जबकि मैंने कहा था कि जिस भी दिन पढ़ाया जाए उस दिन का काम उसी दिन आप लोग करें, लेकिन आप काम नहीं करते। और पढ़ते भी कितने लड़के हैं? केवल 70 में से कभी हम देखते हैं 20 बच्चों ने वीडियो देखा, कभी 30, मैक्सिमम 40। 70 में से 40 लड़के वीडियो देखते हैं, 30 लड़के वीडियो ही नहीं देखते। तो इसे बताइए क्या समझा जाए? बताइए हम क्या सोचें? जब आप पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाने वाले का मन भी नहीं लगेगा आपको पढ़ाने में, और मन नहीं लगेगा, मन उचाटा लेता है, मन विचलित हो जाता है कि क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाने से। हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हमें कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ऐसे पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से स्वाभाविक ही एब्सेंटी हो जाती है। मेरा तो मन ये करता है कभी कभार कि आपकी क्लासें ही टोटल बंद करवा दी जाए, लेकिन टोटल अगर क्लासें बंद करवा देंगे तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका नुकसान होगा। ना पढ़ने वालों का तो कुछ नहीं, वो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो भाई वीडियो देखो, पढ़ो, लिखो और उनकी तुरंत वीडियो आप हम लोगों के पास भेजो ताकि हम कॉपी कर सकें, देख सकें कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो एब्सेंटी के कारण ऐसे बन जाता है। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है क्या हम लोग एब्सेंटी करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, मन से नहीं पढ़ाएंगे, मन नहीं लगेगा। तो मन से हम आपको पढ़ाएं, इसके लिए आपका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ चलिए, मैंने पिछले लेक्चर में, फिजिक्स के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। आज हमें पढ़ना है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। दूर दृष्टि दोष को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष जस्ट निकट दृष्टि दोष का उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में आपने जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा या जो कुछ याद किया उसको ठीक उल्टा करते जाइए। उसको जब आप ठीक उल्टा करते जाएंगे तो निकट दृष्टि दोष को, तो आपका दूर दृष्टि दोष बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा किसमें पढ़ा था? निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में, अब दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति पीड़ित है तो उसे कहाँ की वस्तुएं दिखाई देंगी? दूर की। दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, अर्थात निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। मतलब ये जैसे आपकी आँख है, समझना बच्चा लोग, ये आपकी क्या है? आँख। चलो मैंने आँख बना दी, ये आपकी आँख हो गई।
अब कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ मान लीजिए रखी है, बिंदु ओ पर रखी है कोई वस्तु। कहाँ रखी है? ओ पर। और ये बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। ये दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। अब निकट दृष्टि दोष में तो निकट का देखने की क्षमता हो जाती है और दूर दृष्टि दोष में दूर का। अब आपका निकट बिंदु कितने पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर। अगर आप 25 सेंटीमीटर का देख लेते हैं तब तो आप निकट दृष्टि दोष में हैं। लेकिन जब आप 25 सेंटीमीटर का नहीं देख पाते, इससे ज्यादा दूर का देख पाते हो, तो इसे कौन सा दोष कहा जाएगा? दूर दृष्टि दोष। मतलब आंख का जो निकट बिंदु है ये ओ पर ना होकर, मतलब यहां ना होकर के ये दूर पहुंच जाता है। आंख का जो ये बिंदु है, निकट बिंदु है, ये आंख का निकट बिंदु ओ पर ना रह करके कहाँ पहुंच जाता है? दूर पहुंच जाता, मतलब यहाँ पहुंच जाता है। जब आंख का निकट बिंदु निकट ना रह करके दूर पहुंच जाएगा तो अब आपको कैसा दिखने लगेगा? दूर का दिखाई देने लगेगा। पास का क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो दूर दृष्टि दोष की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इस दोष में आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इस दोष में आंख का निकट बिंदु जो है क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। तो निकट बिंदु कहाँ? निकट बिंदु कितने पर होता है? 25 पर। फिर वो निकट बिंदु 25 पर ना होकर के 25 से अधिक हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए तो लिखेंगे। हेडिंग डाल लिया आपने, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। चलो दूर दृष्टि दोष में लिखो। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस दोष में आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। पच्चीस सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। लिख गया आपका? ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसे व्यक्ति को पुस्तक पढ़नी है तो उसे कहाँ का दिखाई देगा? 25 पर तो निकट बिंदु है, तो 25 से ज़्यादा दूर पुस्तक को रखेगा तभी दिखाई देगा। तो लिख सकते हो, ऐसे व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए उसे 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखनी पड़ती है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। देखो क्यों ऐसा होता है। ये मान लीजिए दोषयुक्त आंख है। कौन सी आंख है? दोषयुक्त आंख।
जब मैं कहूँगा जब चित्र बनाना है दोष युक्त आँख, मतलब इसमें कौन सा दोष है? दोष युक्त आँख। और कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इस आँख में दूरदृष्टि दोष है आपकी इस आँख में। तो क्यों नहीं व्यक्ति यहाँ की किताब देखो देख पाता है यहाँ की वस्तु? अगर आपकी आँख सही होती, आपकी आँख सही होती तो देखो जी, आपकी आँख है सही आँख का, आपकी आँख जैसे सही है, जैसे कि लो मैंने ये सही आँख बना रहा हूँ, समझाने के लिए है इकबाल को केवल बस। यहाँ वस्तु रखी है तो इससे चलने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर, रेटिना पर मिलती हैं। ये सही आँख में होता है। स्वस्थ नेत्र में, निरोग आँख में वस्तु से चलने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। जैसे ये आपकी वस्तु है, यहाँ से चलने वाली किरणें कहाँ मिलती? कहाँ मिली? यहाँ से ओ, ये कोई आपका बिंदु ओ था, ओ से चलने वाली किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। लेकिन यदि आपकी आँख में अब कौन सा दोष आ गया? दूरदृष्टि दोष आ गया। जैसे कि इस आँख में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ से किरणें चलेंगी तो रे बाबा देखो ये किरणें चल रही, एक किरण ये चली और ये यहाँ आ गई, दूसरी किरण देखो ये चली, जो देखो यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही आर पर। सही आंख होती तो किरण कहाँ मिलती? यहाँ। लेकिन अब दोष युक्त आंख है तो रेटिना पर ना मिलकर, रेटिना का मतलब दृष्टिपटल, जानते हो ना, दृष्टिपटल पर ना मिलकर कहाँ मिलती है? रेटिना पर। तो वो सॉरी दृष्टिपटल या रेटिना पर ना मिलकर के उसके कहाँ मिलती? बाहर मिलती है। और आपने क्या पढ़ा कि जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर न बनेगा तब तक आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। रेटिना पर कहाँ? रेटिना के पीध बिंदु पर। तो जब तक प्रतिबिंब रेटिना के पीध बिंदु पर नहीं बनेगा तब तक आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर वस्तु कहाँ दिखाई देगी भैया मेरे? जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए तो वस्तु आपको दिखाई देगी। और दोष युक्त आंख में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? रेटिना के पीछे बन रहा, तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। समझ में आ गया? तो लिखो दोष रहित आंख में, दोष रहित जिसमें कोई दोष ना हो, दोष रहित आंख में व्यक्ति के निकट बिंदु ओ से चलने वाली किरणें, दोष रहित जिसमें कोई दोष ना हो, ऐसी दोष रहित आंख में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से चलने वाली किरणें दृष्टिपटल पर मिलती हैं। दोष रहित आंख में, दोष रहित आंख में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से चलने वाली किरणें रेटिना पर मिलती हैं। लेकिन दोष युक्त आंख में निकट बिंदु ओ से
चलने वाली किरणें रेटिना पर ना मिलकर, रेटिना का तो दूसरा नाम जानते हो दृष्टिपटल, ब्रैकेट में दृष्टिपटल लिख सकते हो, लेकिन दोष युक्त आंख में निकट बिंदु ओ से चलने वाली किरणें, ओ से चलने वाली किरणें रेटिना पर ना मिलकर, ओ से चलने वाली किरणें निकट बिंदु ओ से, लेकिन दोष युक्त आंख में निकट बिंदु ओ से चलने वाली किरणें दृष्टिपटल पर न मिलकर दृष्टिपटल के पीछे मिलती हैं, दृष्टिपटल के पीछे मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। लिखो, पूर्ण विराम लगा दो, लाइन चेंज करके लिखें, यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है। अब दो कारणों में से किसी एक के कारण होता है, तो निकट दृष्टि दोष आपने पहले पढ़ा। निकट दृष्टि दोष के दो कारण पहले याद करिए, हर लड़का अपने मन में दिमाग में सोचे। निकट दृष्टि दोष के दो कारण मैंने कौन से बताए थे? पहला कारण बताया था निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, उसका क्या कारण बताया था? नेत्र लेंस के मोटा हो जाने पर वह अधिक उत्तल हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक उत्तल हो जाता है। बताया था ना, यही नेत्र लेंस के मोटा हो जाने पर वह क्या हो जाता है? अधिक उत्तल हो जाता है। और जब लेंस अधिक उत्तल हो गया, मोटा हो गया, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती? कम हो जाती है। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना। इसमें लेंस उसका जस्ट उल्टा कर दो, इसमें लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और जब लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो लिखो, आपने ये तो लिख लिया, यह दो निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण होता। नंबर एक, लेंस पतला हो जाने के कारण, लेंस पतला हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी, लेंस पतला हो जाने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नंबर एक कारण हो गया समाप्त। दूसरा लिखो, दूसरा कारण उसमें क्या पढ़े थे? आंख का गोलक क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या बढ़ जाती थी? हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब इसमें आंख के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लिखो, आंख के गोलक का व्यास कम हो जाने से, आंख के गोलक का व्यास कम हो जाने से नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाने से, आंख के गोलक का व्यास कम हो जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी
कम हो जाती है। अब समझो, अब चित्र देखो बेटा, इसमें लेंस क्या हो गया, पतला, और जब ये लेंस पतला हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब आप ये चित्र बना लें, ये वाला चित्र, जी आप चित्र बना लें। समझ में आ गया, आपने ये चित्र बनाया, क्या हुआ देखो, यहां से समझ लो। मैं फिर रफली चित्र बना रहा हूं, रफली समझाने के लिए। ऊपर वाला चित्र बनेगा लेकिन समझ लीजिए कैसे हो जाए। नेत्र जो है मोटा होगा, देखो ये लेंस मोटा है, पिछले दोष में मोटा हो जाता था, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अब लेंस क्या हो गया, सोचिए, अब लेंस बेटा पतला हो गया। लेंस आपका क्या हो गया, पतला हो गया। और जब नेत्र लेंस पतला हो गया तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ जाती है। क्लियर है। और या इसमें आंख का गोलक क्या हो जाता है, जी व्यास, आंख के गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आंख के गोलक का व्यास क्या हो गया, कम, और कम हो गया तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मतलब फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है, अधिक। और जब फोकस दूरी अधिक हो गई तो यहाँ से चलने वाली किरणें यहाँ ना मिल करके कहाँ मिलेंगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है तो बाहर मिलती है, ऐसे मिलती है बाहर। समझ में आ गया होगा। इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो जाती है, बहुत सॉरी, फोकस दूरी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो आप ये चित्र बना लें। आँख के गोलक का व्यास क्या हो गया, कम। इसमें आँख के गोलक का व्यास क्या हो गया, कम, और फोकस दूरी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। तो फिर किरणें जब फोकस दूरी बढ़ गई तो इसके ज़्यादा हो गई, इस गोले की अपेक्षा ज़्यादा होगी फोकस दूरी, तो किरणें तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगी। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो जी आपने चित्र बना लिया। अब लिखें, चित्र बनाने के बाद लिखें इस दोष से पीड़ित नेत्र का, इस दोष से पीड़ित नेत्र का अपना निकट बिंदु ओ पर ना होकर ओ से अधिक दूर अर्थात 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। पच्चीस सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की हो जाता है, और शब्द लगा दें, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी गोले के व्यास से अधिक हो जाती है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी गोले
आँख के गोलक के व्यास से अधिक हो जाती है। अब समझेंगे, हेडिंग डालो, दूरदृष्टि दोष का निवारण। दूरदृष्टि दोष का निवारण, इसका निवारण कैसे होता है? ये है जैसे आपकी आँख, मैंने आँख बना दी, ये है आपका लेंस, ये रहा, और यहाँ मान लीजिए वस्तु रखी है कोई यहाँ पर, यहाँ पर, ये कौन सा बिंदु है? O। कौन सा बिंदु है? O। यहाँ से किरण चलेगी। अब चूंकि आपने देखा कि ये किरण बहुत ज़्यादा दूर जा कर के मिल पाई, आपने चित्र में क्या देखा कि ये किरण काफ़ी ज़्यादा दूर जा कर के मिल पाई, मतलब रेटिना के बाद पीछे मिल रही है। तो यदि ये किरणें और ज़्यादा सिकुड़ जाएं तो ये रेटिना पर ही मिल जाएंगी, मतलब यहाँ तक ना आकर के और पहले मिल जाएंगी। पहले मिलने का मतलब पहले अभिसरित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभिसरित हो जाएंगी। देखो ये किरण, ये हमने एक तो अभिसरित करने के लिए हमें किरणों को और जल्दी अभिसरित कराना है, अभिसरित, और किरणों को अभिसरित कराना है तो आप इसके रास्ते में मतलब कौन सा लेंस उपयोग कर देंगे? उत्तल लेंस। कौन से लेंस का चश्मा प्रयोग कर देंगे? उत्तल लेंस बना चश्मा प्रयोग कर देंगे। अब उत्तल लेंस का आपने चश्मा ऐसे लगाया तो यहाँ से किरण चलेगी, देखो बेटा, यहाँ से यहाँ गई, इसने कुछ सिकोड़ा और कुछ आपके नेत्र के लेंस ने सिकोड़ा तो यहाँ जाकर के किरण मिल जाएगी। इसी तरह से आपकी एक किरण जे गई, और जी यहाँ जाकर के मिल गई, रेटिना पर मिल गई। समझ में आया? मतलब यहाँ ओ किरण, यहाँ कौन सा बिंदु था? ओ, यहाँ मिली, और ये किरण आपको कैसे लग रही, कहाँ से आ रही है? देखो जरा, इसको डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाइए, पीछे को बढ़ गई डॉट 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 करके। तो आपको ये किरण ओ पर तो वस्तु रखी थी, लेकिन आपको कैसा चश्मा पहनने से कैसे लगने लगा कि वस्तु कहाँ रखी है? इस ओ डैश पर रखी है। मतलब ये था निकट बिंदु, निकट बिंदु कितने पर था? 25 पर। निकट बिंदु कितने पर था? 25 पर। लेकिन आप तो निकट देखने का आपकी आंख में दोष ही नहीं है, आपकी आंख में है दूर दृष्टि दोष, दूर देखने का दोष है, आप दूर का देख पाते। तो हमने वस्तु रखी 25 पर। जब हमने वस्तु 25 पर रखी तो क्या ये वस्तु हमें दिखाई देगी? 25 पर हमने वस्तु रख दी तो क्या 25 वाली वस्तु हमें दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो अब हमने कहा कि उत्तल लेंस का चश्मा पहना, उत्तल लेंस में वस्तु जो 25 पर रखी है वो 25 से ज़्यादा दूर पर दिखाई देने लगती है, और अगर वस्तु 25 से ज़्यादा दूरी पर दिखाई देने लगी तो निकट बिंदु कहाँ पहुँच गया? 25 से अधिक दूरी पर पहुँच गया। तो अब हमें वस्तु कैसी? क्लियर दिखने लगती है। वस्तु कैसी दिखने लगती है? क्लियर दिखने लगती है। तो आँख का निकट बिंदु पहुंच गया ना दूर, तो लिखो निवारण में दूरदृष्टि दोष का निवारण लिखो आप इसमें। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जिससे व्यक्ति को पास की वस्तुओं ओ से पास की वस्तु ओ से
आने वाली किरण O डैश से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे व्यक्ति को पास की वस्तु O से आने वाली किरण O डैश से आती हुई प्रतीत होती है और O डैश से आती हुई प्रतीत होती है, O डैश से आती हुई प्रतीत होती है तथा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है तथा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बनता है। तो निवारण भी हो गया, कैसे दोष हुआ, क्यों दोष हुआ, ये आप सारी कुछ चीजें जान गए। अब ये वाला दोष भी याद कर लेना बालकों, ये दो दोषों में से आपको एक दोष अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है, दोनों में से एक दोष। अब मैंने 4 दोष बताए थे, अब 2 दोष रह गए हैं, तो वो मैं कल बताऊंगा आँख में जो 2 दोष हैं। अब मैं फिजिक्स के बाद लगातार पीरियड अटेंड करके आपको मैथ भी पढ़ाता हूँ, चूँकि मैं अपने हिसाब से मैथ की जो 8D और E प्रश्नावली थी, मतलब त्रिकोणमिति का जो लास्ट चैप्टर था, वो मैं अपने हिसाब से समाप्त कर चुका हूँ। लेकिन आपने 8D और E से किसी ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। और जब सारे क्वेश्चन बन चुके हैं तो अब इस प्रश्नावली से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। नहीं बने होते तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते, लेकिन अब लग रहा कि आपको सारे क्वेश्चन बन गए हैं, तो अब हमें अगले चैप्टर को पकड़ना चाहिए। जो भी नया चैप्टर होगा उसके साथ कल मुलाकात होगी। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर त्रिकोणमिति से अभी भी कोई सवाल पूछना हो तो वो कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो सवाल लिख करके भेज दीजिए, उनका नंबर, सवाल का क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए, तो मैं वो सवाल आपको बता दूंगा कल के बाद। नहीं तो वो सवाल नहीं बताए जाएंगे और मैं नया पाठ शुरू कर दूंगा। तो अगर किसी को अभी भी त्रिकोणमिति में कहीं कोई दिक्कत है तो पुनः पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना है तो मैं तो अपने हिसाब से नया पाठ शुरू करूंगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।